नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की मेरिट के मुद्दे पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई से एक दिन पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है जो कोर्ट के मामलों की देखरेख करेगा और वर्तमान में केस की मेरिट पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की पेश की गई थी और जब दलीलें पूरी हो जाएंगी तब हिंदू पक्ष अपने दावे पेश करेगा। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज और आज मुस्लिम पक्ष पेश करेगा दलील। मामले की मेरिट पर सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट का नाम है। तो हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट का नाम है और आज मुस्लिम पक्ष पेश करेगा अपनी दलीलें। ज्ञानवापी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक, आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में चल रहा है और ये श्रृंगार गौरी और जो अन्य विग्रह के नियमित दर्शन पूजन का मामला था जिस पर कमीशनिंग की कार्रवाई का आदेश दिया गया था, उस मामले की पोषणीयता की सुनवाई है। इसमें से 52 बिंदुओं में से 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी बातें पिछली सुनवाई के दौरान कह दी गई थी और महज एक बिंदु था जिस पर आज वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील जो है वो उनको काउंटर करेंगे और ये बहस अभी लगातार चलने वाली है। और पिछली बार 4 तारीख को ये तारीख पड़ी थी, 4 जुलाई जिस दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत खुली थी उस दिन सुनवाई हुई थी और उसके बाद 12 तारीख तय की गई थी और उसी क्रम में आज 12 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद अजय कृष्ण विशेष की अदालत में जो है ये सुनवाई होगी और वहाँ पे मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी जानी है वो दलीलों का काम आज पूरा होगा और उसके बाद फिर हिंदू पक्ष उस पर काउंटर करेगा कि आखिर क्यों उनके मामले को सुना जाना चाहिए और क्यों इसमें फैसला आया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी के आधार पर, इसी के फैसले के आधार पे अन्य जो कई मुद्दे हैं, जैसे 6-7 मुद्दे आदि विश्वेश्वर की तरफ से हमने देखा है कि अभी 2 दिनों पहले एक सुनवाई हुई थी जिसमें तारीख पड़ी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं, कई तरह के मामले हैं जो वाराणसी की अदालतों में अलग अलग पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन सबों के मूल में ये एक मामला है कि अगर पोषणीयता खारिज होती है तो उसके बाद स्वतः रूप से बाकी के मामले भी खुद ब खुद खारिज हो जाएंगे। लेकिन अगर मामला हिंदू पक्ष की ओर आता है तो निश्चित तौर पर जो बाकी अन्य मामले हैं उन मामलों में भी कहीं ना कहीं सुनवाई में तेजी आएगी। अभिषेक, अगर आपको कुछ जानकारी मिल पाई हो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उन दलीलों को दर्शकों तक कुछ जानकारी दे पाए आप? देखिए, जो उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो ये कही गई है कि जिस आदि विश्वेश्वर की या शिवलिंग होने की बात कही जा रही है वो वहां पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि 1935 के दीन मोहम्मद मामले में वो पूरी जो प्रॉपर्टी है और उसका जो कैरेक्टर है वो डिसाइड हो चुका है कि वो वक्त की प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ वहां पे मस्जिद स्थापित है ऑलरेडी। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इसको खारिज करता रहा है कि वो 1935 के पहले का मामला था। उसके अलावा मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 के उपासना स्थल कानून का भी हवाला दिया जाता है, जिसे ये कहकर के हिंदू पक्ष की तरफ से खारिज किया जाता है कि 1947 के पहले की स्थिति थी, 1947 के बाद की स्थिति नहीं। और साथ ही साथ हम धार्मिक चरित्र डिसाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल धार्मिक चरित्र का पता लगा रहे हैं। तो ये एक तकनीकी पहलू है जिसके ऊपर में तमाम दलीलें जो है दोनों पक्षों की ओर से दी जाएंगी और उसके बाद जाकर के फैसला होगा। तो निश्चित तौर पे 84 दिन जो 84 कार्य दिवसों में जिला जज को ये फैसला देना है कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं है। तो वो उन कार्य दिवसों में तमाम तरह की दलीलें होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 52 बिंदु हैं, 52 बिंदु पिछले 4 सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से रखे हैं पोषणीयता खारिज करने को लेकर के। तो वहीं पे अब हिंदू पक्ष इन 52 पूरे तमाम बिंदुओं को अपने अपने तर्क रख करके और दलील रख करके खारिज करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जज का फैसला आएगा। हाँ, ये अहम पड़ाव है क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष की दलील जो आखिरी बिंदु है वो अपनी ओर से कहेंगे और उसके बाद हिंदू पक्ष की सुनवाई शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बहस जो है वो यहाँ पे होगी और कोर्ट रूम का माहौल जो है वो निश्चित तौर पर गर्मा गर्म रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे और जहां पर वो जिले के लोगों को विकास की सौगात देंगे और 464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस दौरान वे शहर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर बैठक कर बूथ सशक्तिकरण अभियान से मिशन 2024 को और मजबूत करने का प्रयास भी करेंगे। मुख्यमंत्री मानसरोवर मंदिर में हुए जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी हैं और मिशन 2024 को मजबूत करेंगे सीएम योगी। शहर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर बैठक करेंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत ये बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं सीएम योगी। और आज इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह, हमारे संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है सीएम योगी का, क्या कुछ जानकारी है और खबर पर अपडेट है? देखिए, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और विकास परियोजनाओं का कई विकास की जो परियोजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3 बजे उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। शाम से जो सबसे महत्वपूर्ण है, शाम 6 बजे वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना करेंगे। और जो पार्टी के कार्यक्रम है उसमें बूथ सशक्तिकरण को लेकर राप्ती नगर मंडल के जो बूथ हैं उनके पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। और देखिए, बीजेपी का चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या जो कोई बड़े पद पर हो या सबसे छोटे पद पर, सबको अपने अपने बूथ को मजबूत करना होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, किस पूरी चुनाव की जो स्ट्रेटजी है वो अभी से बनाई जा रही। बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, ये सोचने वाले विषय है कि अन्य पार्टियों को देखिए बीजेपी किस तरीके से चुनाव की तैयारियां करती हैं और किस तरीके से अभी तक तो जो अन्य पार्टियां हैं वो अपने बूथ अध्यक्ष तक का नहीं निस्तारण कर पाई। कई सपा के तो सब जिला अध्यक्ष तक को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बीजेपी चाहे जो पिछले चुनाव हो उनके सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो अपनी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और लगभग 664 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज गोरखपुर वासियों को फिर एक बार सौगात मिलने वाली है योगेश, और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और जी योगेश, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और इसके साथ ही गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात भी दे सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कई कॉलेजेस हैं उनका भी लोकार्पण शिलान्यास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है वो समीक्षा बैठक भी करते हैं। वो हर बार जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर या जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक करते हैं। विकास कार्यों की क्या स्थिति है, कितने समय में पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं सीएम जब भी गोरखपुर जाते हैं तो सबसे पहले ये जो नई योजनाएं होते हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास तो होता ही है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं वो कितना पूरी की गई ये अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सुधार भी दिख रहा है। और लगातार सरकार इसको लेकर, जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी ये पता होता है कि सीएम अगले हफ्ते या 2 हफ्ते जब आएंगे तो फिर इसको पूछेंगे और वो समीक्षा बैठक में पूछेंगे। और कहीं ना कहीं वो किसी भी जगह का स्थलीय निरीक्षण भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि दूसरे दिन सुबह वो जनता दरबार भी लगा लेते हैं और लोगों से सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम लगातार जब गोरखपुर में रहते हैं तो उनका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है और वो आम जनमानस से मिलने की कोशिश करते हैं, उन आम लोगों की समस्या को सुनते हैं। और जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। और देश को आज एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और आज देवघर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। करीब 4 घंटे तक शहर में रुकने का कार्यक्रम है। अपने इस संक्षिप्त देवघर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर अंत में देवघर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज देवघर को एयरपोर्ट की सौगात मिलेंगी। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे
देवघर में रोड शो और जनसभा भी करेंगे पीएम मोदी। झारखंड को 16,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। 16,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे पीएम मोदी। एसपी और डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बना रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से आज देवघर को बड़ी सौगात मिलने वाली है पीएम मोदी की तरफ से, प्रोग्राम में और क्या कुछ निर्धारित है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो सबसे बड़ी बात यही है कि देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है और वो कहीं न कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक एम्स बना है यहाँ पे, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का 4 घंटे का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एयरपोर्ट का और एम्स का। इसके साथ साथ देवघर मंदिर में विधिवत उनकी पूजा अर्चना होगी और साथ साथ रोड शो का भी कार्यक्रम रखा गया है देवघर में। तो 4 घंटे के कार्यक्रम में जहाँ कई योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ वहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे, भाषण के दौरान अपनी बातों को रखने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। राकेश, अगर आप ये बता पाएं दर्शकों को कि झारखंड के देवघर में जिस एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, इसमें किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी? देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और सबसे बड़ी बात देखने को मिल सकती है कि अत्याधुनिक सारी सुविधाएं यहाँ पे लैस की गई हैं एयरपोर्ट को। और जिस तरीके से इस इलाके में जब एयरपोर्ट बन रहा है तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बाबा धाम का इलाका होगा और जहाँ पे कहीं न कहीं बाहर से भी दर्शक आते खास करके आते हैं यहाँ पे दर्शनार्थी, और साफ तौर पे कई विदेशों से भी कई लोगों के आने जाने की लगी रहती है। और इसके अलावे इस इलाके में से सटा जो इलाका है बिहार का, बंगाल का और बाकी जगहों का, वहाँ के लिए भी कहीं न कहीं जाने आने में लोगों को सुविधा होगी, जिसको लेकर काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई बड़े नेता हैं इस इलाके में जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए बाबा धाम को। और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि देवघर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल का बताया जा रहा है। बिल्कुल। राकेश, इस एयरपोर्ट के अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनकी आज सौगात देंगे झारखंड को पीएम मोदी? देखिए, सबसे बड़ी बात एम्स यहाँ शुरू हो जाएगा और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि इस इलाके में एम्स शुरू होने से कई राज्यों के मरीजों को फायदा होगा। साथ साथ यहाँ के रांची रेलवे स्टेशन को अपग्रेडेशन का काम किया जाना है, उसका शिलान्यास रखा जाएगा। साथ साथ रांची के आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सड़कों का निर्माण करना है, फ्लाईओवर के रूप में कई चीजों का निर्माण करने की योजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई योजनाओं को कहीं न कहीं अमूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है झारखंड में। और एक अहम बात जो जमशेदपुर इलाके में होने वाली है, जो स्लग होता है, खास करके स्टील का जो कचरा जिसको बोलते हैं, स्टील से निकलने वाला, टाटा से निकलने वाला, उससे एक अत्याधुनिक तरीके से सड़क का निर्माण भी किया गया है, जिसका भी कहीं न कहीं उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा और लगभग 16,800 से अधिक राशि की योजना को कहीं न कहीं मूर्त रूप देने की कोशिश की जाएगी आज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। प्रस्तावित देवघर भ्रमण को लेकर सारे फोर्स ऑफ ऑफिसर हैं, उन्हें जो भी ड्यूटी दी गई जॉइंट ऑर्डर में ड्यूटी करें और कर्तव्य में कोई लूज मूवमेंट नहीं हो, ड्यूटी सही तरीके से करें। कितने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया सर? डिप्लॉयमेंट में सीनियर रैंक ऑफिसर्स में एडी स्तर के 1 हैं, आईजी स्तर के 1 हैं, डीआईजी 2 होगी, एसपी एसएसपी स्तर के 11 ऑफिसर्स हैं और डीवाईएसपी। तो झारखंड देवघर एयरपोर्ट की खासियत और सुविधाएं क्या होगी? 400 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। 4,000 मीटर से ज्यादा क्षेत्र में सिर्फ टर्मिनल होगा, 2,500 मीटर लंबा रनवे होगा और इसके साथ ही 2 पॉइंट यात्रियों के लिए आगमन के लिए बनाए जाएंगे। 6 चेक इन पॉइंट बनाए जाएंगे देवघर एयरपोर्ट में और इसके साथ ही आपको बता दें कि 200 पैसेंजर्स के एक साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी इस एयरपोर्ट पर। एयरबस 320 रखने के लिए 3 एप्रन भी बनाए जाएंगे। तो इन राज्यों के लिए फायदेमंद किन किन राज्यों के लिए होगा?
3 राज्यों के लिए 5 एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इसकी और आसानी से हो जाएगी। करीब 15 से 17 करोड़ की आबादी के लिए कैचमेंट का काम करेगा ये एयरपोर्ट, और इसके साथ ही बिहार, झारखंड और बंगाल के बाकी एयरपोर्ट से दूर लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा इस एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट से। भविष्य में कौन सी सुविधाएं बढ़ेगी? नाइट लैंडिंग के लिए तैयारी चल रही है। भविष्य की ये सुविधाएं हैं कि नाइट लैंडिंग कराई जा सके। इसके साथ ही हफ्ते में 7 दिन फ्लाइट के आने जाने की तैयारी भी की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट पर 12 से ज्यादा शहरों से फ्लाइट की कनेक्टिंग के लिए सर्वे किया गया है, और इसके साथ ही कोलकाता के बाद देश के कई शहरों से सीधा फ्लाइट देवघर के लिए उपलब्ध हो पाएगी। और किन जगहों पर जाना आसान होगा ये भी बता दें। देवघर बाबा की नगरी और आसपास के पर्यटन स्थल जाना बेहद आसान और सुगम हो जाएगा। और इसके साथ ही देवघर में सत्संग आश्रम स्थित है। इस सत्संग आश्रम में भी पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। देवघर का सत्यानंद स्वामी का जो आश्रम है वहां पर भी जाना श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएगा। बालानंद ब्रह्मचारी का आश्रम है, यहां पर भी आसानी से श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। पागल बाबा का आश्रम भी, यहां पर लोग बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे इस एयरपोर्ट के बनने से। देवघर की तपोभूमि भी पर्यटक पहुंच पाएंगे। मलूटी का पर्यटन स्थल भी पर्यटक आसानी से देख पाएंगे और इस एयरपोर्ट के जरिए वहां पहुंच पाएंगे। गिरिडीह में पारसनाथ के संवेद शिखर है, वहां पर भी पहुंच पाएंगे आप आसानी से। बंगाल के 20 तीर्थंकर निर्माण स्थली का भी आप आनंद ले सकते हैं। जैन समाज के लिए चंपापुरी के लिए भी आप इस एयरपोर्ट से आपका जाना बेहद आसान हो जाएगा। झारखंड का मंदार पहाड़, जहां पर समुद्र मंथन हुआ था, उस स्थान पर भी आपको जाना बेहद आसान और सुगम हो जाएगा इस एयरपोर्ट के बन जाने से। तारापीठ का मां का जो शक्तिपीठ है वहां पर भी श्रद्धालु बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट की सहायता से। बाबा बासुकीनाथ मंदिर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट के बन जाने से श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। मंगलवार को पीएम मोदी बिहार विधानसभा में सिंबल वट वृक्ष का उद्घाटन करेंगे, और इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम बाजा बजाना और रोते रहना है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर कहा कि देश में जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर में एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और उसके बाद बिहार आएंगे। बिहार में भी बट वृक्ष जो हमारा सिंबल है बिहार विधानसभा का, उसका एक सिंबॉलिक उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम भी है, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक आध दो और शिलान्यास उद्घाटन वगैरह है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बिहार में कुछ न कुछ जरूर दे करके जाएंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के ऊपर विशेष नज़र रहा है, विशेष फोकस हमेशा से रहा है, तो पूरा उम्मीद है कि बिहार को कुछ न कुछ सौगात मिलता रहा, पहले से भी मिलता रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की जरूरत बताई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 10 बच्चे पैदा करने वाले बगैर कानून के नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि देश के विकास में जनसंख्या बाधक बन रही है और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी, हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से, किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें, इसे देश के चश्मे से देखें। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व की तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बार फिर से बहस जारी हो गई है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या पर सांसद गिरिराज ने कहा है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ती ही चली जा रही है और ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। लगातार जिस तरीके से आपने सुना भी होगा कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि दरअसल जो अनुपातिक जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं विषम नहीं होना चाहिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर किसी विशेष वर्ग के जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो अराजकता भी पैदा होने का खतरा रहता है। और ऐसे में अब गिरिराज सिंह ने भी कहा है साफ तौर पर कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों को 10-10 बच्चे पैदा करने होते हैं वो बिना कानून के नहीं मानेंगे। और ऐसे में अब देश भर में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बहस छिड़ गई है। ओपी राजभर के सबसे पुराने सहयोगी और सुभाषपा के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाकर सियासत में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। नई पार्टी बनाते ही शशि प्रताप सिंह ने विवादित बयान देकर खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरा धारे अलग हो गया। अरे ओम प्रकाश राजभर बस शशि प्रताप सिंह को लोग ने जानता था, और उनके पास बचा क्या है। 38,000 वोट संजय यादव जी सीपुर विधानसभा में चुनाव लड़के पाए थे और राजभर का वोट था, और इस बार उनका पुत्र गया लड़ने के लिए 6,000 वोट मिला वहाँ पे, तो कहाँ उनके साथ कोई रह गया है। पूरा धारा अलग हो गया। अभी तो आज लोग देख रहे हैं हमको ना कि शशि भैया का करत हो, का बोलत हो, कितना मजबूती हो। अब कल तो देखिएगा लाइन लग जाएगा। 2 पूर्व विधायक, अब वर्तमान में एक विधायक आज ही आने को तैयार थे। हमने यार एक ही दिन पूरा पिक्चर दिखा दे वो तो मजा। तो शशि प्रताप सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई है। दरअसल शशि प्रताप जो हैं वो ओपी राजभर के बेहद पुराने सहयोगी हैं, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ओपी राजभर के लिए ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से शशि प्रताप सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल उनके संपर्क में 2 पूर्व विधायक और एक वर्तमान के विधायक संपर्क में हैं, और वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उनकी नई पार्टी ज्वाइन करने के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार हैं और संपर्क में हैं। ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से नई पार्टी बनाकर शशि प्रताप सिंह ने एक और नया इंटरेस्ट राजनीति में छेड़ दिया है। रुख करेंगे अब उन्नाव का, जहां पर शिक्षा मित्र ने मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा है। कक्षा में शोर मचाने को लेकर मासूम पर थप्पड़ बरसाए गए। महिला टीचर सुनील कुमारी की क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ है। काफी समय से दर्जनों बच्चों पर शिक्षिका में कहर बरपाया है। उन्नाव असूहा के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो काफी समय से दर्जनों बच्चों पर शिक्षिका कहर बरपा रही थी, और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्नाव से आई है, जहां पर काफी समय से दर्जनों बच्चों पर शिक्षिका की तरफ से कहर बरपाया जा रहा था, आरोप लग रहा था शिक्षिका पर, और शोर मचाने को लेकर के बच्चों को पीटा गया है। उन्नाव असूहा के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षा मित्र ने मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर बने हुए। मिथिलेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कि बच्चों को पीटा गया है और टीचर की क्रूरता देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल योगेश, आपको बता दें यह पूरा मामला उन्नाव के असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर एक शिक्षा मित्र शिक्षिका सुनील कुमारी की बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मित्र हैं और वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वही बच्चे हैं शोर मचाते हैं क्लास में, और उसके ऊपर इतना झल्ला गई बच्चों के ऊपर कि उन्होंने उसे बच्चे को बुलाकर बेरहमी से पीटा, बुरी तरह से मारा पीटा, और किसी ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में डाल दिया, और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। जी बिल्कुल निखिलेश, लेकिन जिस तरीके से बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं और इस तरीके के जो मार और पिटाई का जो मामला सामने आता है, ऐसे में बच्चों पर तो बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ शिक्षक जिसको एक माता पिता और भगवान से बढ़कर दर्जा दिया जाता है, अगर शिक्षक ही इस तरह का बर्ताव करेगा तो फिर शिक्षा का कहीं ना कहीं मतलब ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ एक उनका जो कि विकास होता है वो करवाता है, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है,
कि कहीं किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। अगर शिक्षक ही इस तरह का बर्बरता बच्चों पर करेगी, क्रूरता के साथ उनकी पिटाई करेगी, तो इस तरह से अन्य पढ़ने वाले बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से कुंठित होंगे और भी कुछ इससे बड़ा भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, देखिए प्यार के भूखे हैं और शिक्षिका को चाहिए कि उन्हें प्यार से पढ़ाए, प्यार से सिखाए और प्यार से बताए। लेकिन इस वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है और बीएसए ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया है और अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह से इस शिक्षिका पर जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल निखिलेश, बताया जा रहा है कि इसके पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसी पिटाई की जा चुकी है। जी बिल्कुल, ये एक शिक्षिका इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय में है और इनका कई बच्चों पर इस तरह के बर्बरता इन्होंने कर चुकी है। हालांकि पहले जो इन्होंने बर्बरताएं बच्चों पर की है उसका वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन इस बार इनका वीडियो और वायरल पहली बार है होते जब इस तरीके की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए निखिलेश। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।